हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंश्योरेंस विजडम चैनल। मैं हूँ सुरभि बंदोपाध्याय। टुडे वी विल लर्न IC 72 मोटर इंश्योरेंस चैप्टर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मोटर इंश्योरेंस। इसी चैप्टर 1 का पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मोटर इंश्योरेंस। Motor insurance had its beginning in the United Kingdom in the early part of the last century. The first motor car was introduced into England in 1894. तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि मोटर इंश्योरेंस हैड इट्स बिगिनिंग इन द यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके में मोटर इंश्योरेंस सबसे पहले शुरू हुआ था। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस फर्स्ट मोटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1895 टू कवर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बाय 1899 एक्सीडेंटल डैमेज टू द कार वाज एडेड टू द पॉलिसी, thus introducing the comprehensive policy along the lines of policy issued today। तो 1895 में फर्स्ट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी इशू हुई। उसके बाद 1899 में लगभग 4 साल बाद एक्सीडेंटल डैमेज ऑफ द कार ये भी इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यानी कार के अपने डैमेज को भी पॉलिसी में इंक्लूड किया गया और इस तरह कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट मोटर इंश्योरेंस कंपनी इन 1903 the Car and General Insurance Corporation Limited was established mainly to transact motor insurance, followed by other companies. Okay, the Motor Vehicle Act was passed in 1939 introducing the law relating to compulsory third party insurance। तो मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था 1939 पे। ठीक है, The Motor Vehicle Act 1988 has replaced the earlier 1939 Act and it became effective from 1st July 1989। ओके, तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट पास हुआ वो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसने 1939 के जो एक्ट है उसको रिप्लेस किया और ये 1 जुलाई 1989 से इफेक्टिव हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे what is insurance? Insurance is a contract recognized by the law in which the insurer undertakes to run the risk to a pre-specified extent subject to terms, conditions and warranties and pays compensation for an agreed consideration to the insured or owner of the property on the happening of the event insured against। तो इंश्योरेंस क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ के अंडर रिकॉग्नाइज्ड होता है। ठीक है, यहाँ इंश्योरर एक स्पेसिफाइड एक्सटेंट जो कि पहले से ही स्पेसिफाइड रहता है उसी एक एक्सटेंट तक रिस्क को अंडरटेक करता है। इसके साथ कुछ टर्म्स, कंडीशन एंड वारंटीज भी होती है और इंश्योरर इस रिस्क को एक्सेप्ट करने के बदले इंश्योर्ड या प्रॉपर्टी के जो ओनर है उससे कंसिडरेशन लेता है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है? प्रीमियम, यानी इंश्योर्ड प्रीमियम पे करता है और उसके बदले इंश्योरर उसका रिस्क इंश्योर करता है। ठीक है, और अगर स्पेसिफाइड एक्सटेंट के अंदर कोई भी लॉस होता है तो इंश्योरर उस लॉस को कॉम्पेंसेट कर देता है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिक कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल इज यूनिक एज इट कंबाइंस in itself damage to insured motor vehicle and insurance against liability towards damage to third party property and or any personal injury or death sustained by third party or passengers or persons in employment as described in the policy or arising out of the use of the insured property। तो मोटर इंश्योरेंस को एक यूनिक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वाई? क्योंकि यहाँ पे मोटर एक्सीडेंट में एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कंबाइन हो जाते हैं। पहले है ओन डैमेज, मतलब इंश्योर्ड मोटर व्हीकल का खुद का अगर कोई डैमेज होता है तो उसका इंश्योरेंस होता है इसके अंदर। और दूसरा है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, अगर इंश्योर्ड मोटर व्हीकल के यूज़ के वजह से किसी थर्ड पार्टी को कोई भी लॉस हो जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस होता है मोटर इंश्योरेंस के अंदर।
थर्ड पार्टी को पर्सनल इंजरी हो सकती है, उसको डेथ हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी की जो प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हो सकती है किसी भी मोटर व्हीकल की रास्ता में यूज़ के लिए। तो इसी रीज़न के लिए मोटर इंश्योरेंस को यूनिक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है मोटर इंश्योरेंस में, जो कि जो प्रिंसिपल्स है वो सभी इंश्योरेंस में सेम है। ठीक है, खाली ये नहीं कि खाली मोटर इंश्योरेंस के लिए है, ये सभी इंश्योरेंस के लिए ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith. Principle of utmost good faith is one of the basic features of an insurance policy. It means that both the insurer and the proposer need to disclose all material and relevant information to each other before commencement of the contract. तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है, किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट होने से पहले इंश्योरर और प्रोपोजर दोनों को एक दूसरे को सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। ठीक है, इंश्योरर को क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सब इंश्योर्ड को बताना पड़ेगा, और प्रोपोजर अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करने के लिए आया है तो इसलिए अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको पता रहता है। तो प्रोपोजर का भी ड्यूटी है कि वो इंश्योरेंस कंपनी को सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे। जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज करती है तब utmost गुड फेथ मेंटेन होता है। ठीक है, utmost good faith can be defined as a positive duty to voluntarily disclose accurately and fully all facts material to the risk being proposed whether asked for it or not. तो इसका मतलब है कि ये एक वॉलेंटरी ड्यूटी है कि प्रोपोजर को रिस्क से रिलेटेड सारी मटेरियल फैक्ट्स एक्यूरेटली और फुल्ली डिस्क्लोज करने होंगे, चाहे इंश्योरर ने उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक पूछा हो या फिर ना भी पूछा हो, तो भी प्रोपोजर को सारे जो रिलीवेंट फैक्ट है वो सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, एवरी सर्कमस्टेंसेस इज मटेरियल व्हिच वुड इन्फ्लुएंस द जजमेंट ऑफ अ प्रूडेंट इंश्योरर इन फिक्सिंग द प्रीमियम और डिटरमाइनिंग आइदर ही विल टेक द रिस्क और नॉट। ठीक है, तो जो मटेरियल फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट किसे बोला जा रहा है कि जो भी फैक्ट जानना अंडरराइटर के डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी इंश्योरर या अंडरराइटर ये डिसाइड करता है कि रिस्क एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर एक्सेप्ट करना है तो प्रीमियम कितना होगा, पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन कितना होगा, ये सब डिसीजन वो सब फैक्ट जानने के बाद ही अंडरराइटर ठीक से ले पाएगा। तो इसीलिए हर एक रिलेवेंट जो फैक्ट है जिससे अंडरराइटर का डिसीजन के ऊपर इफेक्ट हो सकता है वो प्रोपोजर को इंश्योरेंस कंपनी को ठीक से बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द इंश्योर्ड्स लीगल राइट टू इंश्योर इन मोटर इंश्योरेंस vehicle is the property which is exposed to loss or damage. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, यह एक लीगल राइट है, लीगल राइट टू इंश्योर, यानी मोटर इंश्योरेंस में व्हीकल ही सब्जेक्ट मैटर है, और अगर व्हीकल को कोई लॉस या डैमेज होता है तो उस लॉस को एक्चुअली कौन बियर करेगा, व्हीकल का ओनर। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द लीगल राइट टू इंश्योर, मतलब जो पर्सन किसी सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करवा रहा है उसका उस सब्जेक्ट मैटर में एक इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब क्या, अगर वो सब्जेक्ट मैटर ठीक है तो उस पर्सन का बेनिफिट होगा, और अगर सब्जेक्ट मैटर का कोई लॉस हो गया या फिर कोई डैमेज हो जाता है तो वो जो इंश्योर्ड को क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। अगर ऐसा फाइनेंशियल रिलेशनशिप है तो कहा जाएगा कि उस पर्सन का उस सब्जेक्ट मैटर से इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ठीक है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखिए क्या बोला गया है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द इंश्योर्ड
also has a legal liability towards third parties. He may suffer financial loss if he incurs that liability under law through the use of vehicle. तो यहाँ मोटर इंश्योरेंस के केस में हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं. पहले है ओन डैमेज. अगर मोटर व्हीकल का खुद का डैमेज होता है तो उस वो लॉस एक्चुअली किसका है, इंश्योर्ड को ही बियर करना पड़ेगा. और दूसरा है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी. अगर इंश्योर्ड मोटर व्हीकल की वजह से थर्ड पार्टी का कोई भी लॉस हो जाता है तो उस लॉस की लाइबिलिटी भी इंश्योर्ड को ही बियर करनी पड़ती है. तो इसीलिए इन दोनों रीजंस के लिए वो अपने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में कहा जाता है कि जो पर्सन मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवा रहा है उसका उस मोटर व्हीकल या उस सब्जेक्ट मैटर में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर मोटर व्हीकल का कोई डैमेज होता है तो उस लॉस को एक्चुअली इंश्योर्ड बियर करेगा, वही उसका फाइनेंशियल लॉस है और इंश्योरेंस के थ्रू उस लॉस को ही कवर किया जाता है. ठीक है. Therefore, the insured has insurable interest which entitles him to insure the vehicle against damage and liability of risk. Okay. Next is principle of indemnity. Indemnity means security or protection against loss or damage. The object of this principle is to place the insured after a loss in the same pecuniary position as he occupied immediately before the loss. तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या बोल रहा है कि अगर कोई लॉस या डैमेज होता है तो उस लॉस के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन दिया जाता है उसको इंडेमनिटी कहा जाता है. हम जानते हैं कि कस्टमर के किसी सब्जेक्ट मैटर में अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो उस फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंश्योरेंस करता है. अगर इंश्योर्ड के पास किसी सब्जेक्ट मैटर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तभी लॉस होने पर वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए क्लेम कर सकता है. अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में कहा जाता है कि पॉलिसी होल्डर लॉस होने से पहले जिस फाइनेंशियल कंडीशन में था लॉस होने के बाद भी उसको अप्रॉक्सीमेटली वही फाइनेंशियल पोजीशन में रिस्टोर किया जाएगा. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. यहाँ पे बोला गया है कि नो प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस. नेक्स्ट देखो, द इंश्योर्ड इज नॉट अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ओनली टू इंडेमनीफाई हिम एंड प्रॉफिट मेकिंग वुड बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल. मतलब इंश्योरेंस से कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता. लॉस होने से पहले वो जिस फाइनेंशियल पोजीशन में था लॉस के बाद भी वो उसको उसी फाइनेंशियल पोजीशन में रिस्टोर किया जाएगा. मतलब लॉस के बाद वो इंश्योर्ड एक बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं रह सकता. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडेमनिटी मीन्स मेक गुड द लॉस. मतलब जो लॉस हुआ है उसको ही उसी एक्सटेंट तक कंपेंसेशन दिया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. Subrogation is the right by which an insurer, having settled a claim for loss or damage, is entitled to place himself in the position of the insured to the extent of acquiring all rights and remedies in respect of the loss which the insured may have received. तो इसका सिंपल मीनिंग देखते हैं क्या है. मान लो पॉलिसी होल्डर को कोई लॉस हुआ और वो लॉस किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है. मतलब किसी थर्ड पार्टी के कोई भी फॉल्ट की वजह से पॉलिसी होल्डर को लॉस हो गया. अब पॉलिसी होल्डर क्या करेगा, वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करेगा. इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम इंडेमनीफाई कर देगी. अब लॉस को इंडेमनीफाई करने के बाद इंश्योरर क्या करता है, इंश्योरर यहाँ पे पॉलिसी होल्डर की पोजीशन में आ जाएगा और जिस थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंस की वजह से वो लॉस हुआ है उस थर्ड पार्टी से लॉस को रिकवर करेगा. दैट इज सब्रोगेशन. Having satisfied the claim of the assured, the insurer stands in that place and subrogated to all the rights of the insured. तो insured को वो compensation पहले दे देगा, उसके बाद the insurer will come to the position of the insured and all the rights
विल बी ट्रांसफर्ड टू द इंश्योरर। क्या राइट्स हो जाएगा कि वो थर्ड पार्टी से वो क्लेम रिकवर कर सकता है। कौन करेगा, कौन कर सकता है, इंश्योरर, क्योंकि वो पहले ही इंश्योर्ड को क्लेम कंपेंसेशन कर दिया है। Subrogation is the corollary of the principle of indemnity and the right of subrogation therefore applies to the policies which are contracts of indemnity। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में देखा कि इंश्योर्ड को एक्चुअल लॉस से ज़्यादा कंपेंसेशन नहीं मिल सकता। लॉस से पहले इंश्योर्ड जिस फाइनेंशियल पोजीशन में था उससे बेटर पोजीशन में वो नहीं जा सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर इंश्योरर ने इंश्योर्ड को थर्ड पार्टी के कारण जो लॉस हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन दे दिया, तो इंश्योर्ड को सेम लॉस के लिए थर्ड पार्टी से भी दोबारा क्लेम करने का राइट नहीं रहेगा। अगर वो राइट रहेगा तो इंश्योर्ड को तो गेन हो जाएगा, क्योंकि उसको डबल कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए वो जो थर्ड पार्टी से रिकवरी का जो राइट है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द इंश्योरर। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। An insured may effect two or more insurances on the same subject matter of insurance. If in the event of loss, insured recovers under each of these policies, the total amount recovered will be more than his actual loss. This kind of situation cannot be occurred as it violates the principle of indemnity. तो एक पर्सन एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए दो या उससे ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकता है, लेकिन अगर लॉस होने के बाद वो दोनों इंश्योरर्स से सेपरेटली क्लेम करता है तो टोटल कंपेंसेशन एक्चुअली लॉस से ज़्यादा हो जाता है। तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इंश्योर्ड एक्चुअल लॉस से ज़्यादा अमाउंट रिकवर करके बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं पहुंच सकता है, और ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अगेंस्ट भी है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इज द corollary to principle of indemnity. तो contribution is defined as the right of an insurer who has paid a loss under a policy to recover a proportionate amount from other insurer who are liable for the loss. बेसिकली क्या होता है कि मान लो किसी पर्सन ने सेम कोई सब्जेक्ट मैटर के लिए दो इंश्योरेंस कंपनी ए और इंश्योरेंस कंपनी बी के पास इंश्योरेंस करवाया। मान लो कंपनी ए के पास 60% इंश्योरेंस किया एंड कंपनी बी के पास 40% इंश्योरेंस किया। अब अगर लॉस होता है तो इंश्योर्ड ए और बी दोनों के पास सेपरेटली क्लेम करके एक्चुअल लॉस से ज़्यादा कॉम्पेंसेशन ले सकता है। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, इंश्योर्ड किसी एक इंश्योरर के पास क्लेम करता है। मान लो इंश्योर्ड ने कंपनी बी के पास क्लेम किया, तो कंपनी बी क्या करेगा, इंश्योर्ड को टोटल जो उसका लॉस हुआ है वो टोटल कॉम्पेंसेट कर देती है। अब हो गया, इंश्योर्ड को तो उनका कॉम्पेंसेशन जो मिलना था वो पूरा मिल गया कंपनी बी से। अब कंपनी बी क्या करेगी, वो दूसरे इंश्योरर जो है यानी कंपनी ए जो है उसकी लायबिलिटी का प्रोपोर्शनेट शेयर वो कंपनी ए से रिकवर करेगी। यही प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है, क्योंकि एक ही रिस्क के लिए कोई पर्सन डबल इंश्योरेंस करके डबल बेनिफिट नहीं ले सकता, और अगर डबल इंश्योरेंस करता भी है तो उसको डबल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें इंश्योर्ड का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी एक सब्जेक्ट मैटर के लिए दो इंश्योरर्स के पास इंश्योरेंस किया जाता है, लेकिन वो एक परसेंटेज या फिर एक प्रोपोर्शन वाइज इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज और कॉज अप्रॉक्सिमा। If the loss is caused merely by one event, it would be no problem to decide the question of liability. But there are many cases where the loss may be the result of two or more causes operating simultaneously or one after another. तो अगर कोई लॉस या डैमेज सिर्फ एक ही इवेंट की वजह से हुआ है तो लायबिलिटी डिसाइड करना माने रिलेटिवली ईजी रहता है। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि एक लॉस के पीछे 2 या उससे ज़्यादा कॉजेस होते हैं, तो एक के बाद एक मल्टीपल इवेंट्स होता है और उनके रिजल्ट्स में लॉस हो जाती है। ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी को डिटरमाइन करना होता है कि एक्चुअल लॉस किस पर्टिकुलर कॉज के वजह से हुआ है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि लॉस की कॉज की एग्जैक्ट कारण क्या है, तब तक ये डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है कि क्लेम पेएबल है या नहीं है। अगर लॉस किसी इंश्योर्ड पेरिल की वजह से हुआ है तभी इंश्योरेंस के अंदर क्लेम पेएबल होगा। इसीलिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि लॉस कौन सी कॉज के लिए हुआ है। ठीक है, इन सच केसेस इट बिकम्स नेसेसरी टू चूज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज which has brought about the loss and disregarding the other causes as remote. Proximate cause is the active, efficient cause that sets in motion a train of events which brings about a result without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source. ठीक है, तो अगर मल्टीपल कॉजेज है तो इंश्योरेंस कंपनी को आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कॉज कौन सा था जिसके वजह से ये लॉस हुआ है। ठीक है, अगर वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा तो क्लेम भी देना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि एक कार रोड पर खड़ी थी। ठीक है, अब पीछे से एक दूसरी कार हाई स्पीड में आती है और वो जो कार जो खड़ी थी उसको हिट करती है। तो इम्पैक्ट के रिजल्ट में जो स्टेशनरी कार आगे मूव करती है और सामने किसी ऑब्जेक्ट को हिट करके डैमेज कर देती है। तो अब क्वेश्चन है कि फॉल्ट इसमें किसका है। तो फॉल्ट उस कार का ही है जो पीछे से हाई स्पीड में आकर स्टेशनरी कार को हिट करती है। अब देखना होगा कि पीछे से हिट करने वाली कार का कौन सा इंश्योरेंस कवर है और उस पॉलिसी में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग क्लेम पेएबल होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, मतलब एग्जैक्टली किसी कारण के वजह से एक्सीडेंट हुआ है वो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपना जो कॉलीग्स है जो कि IC72 का प्रिपरेशन कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए क्योंकि हम लोग इस चैनल में जो IC चैप्टर्स है जो कि III का प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के लिए और सर्वेयर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी सभी चैप्टर्स का प्रिपरेशन हम इसी चैनल में कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।